नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के ऑफिशियल चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 5वां पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। S5 सीरीज का S5 पेपर है। यह पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे से प्राप्त किया जा सकता है। उसको प्राप्त करिए, वहां से सॉल्व करिए, फिर इसको यूट्यूब चैनल जा करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना। इसका पूरा सॉल्यूशन एक एक करके यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का लिखा गया है, एक परीक्षा में इतिहास एवं भूगोल में क्रमशः 30% और 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, जबकि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 248 है तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। एक एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 30% एंड 35% स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली फेल्ड इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, while 27% students failed in both the subjects. If the number of students passing the examination in 248, then find the total number of students who appeared in the examination. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम में होता क्या है, यदि आप दो विषय की परीक्षा दे रहे हैं, एक विषय हो गया आपका इतिहास, एक हो गया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप समझिएगा, अगर दो विषय की परीक्षा आप दे रहे हैं तो कितनी कंडीशंस आपकी बन सकती हैं, कौन कौन सी बन सकती हैं। एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पास हो सकते हैं। हिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, ज्योग्राफी में पास हो जाएंगे, ज्योग्राफी में फेल हो जाएंगे, हिस्ट्री में पास हो जाएंगे, या दोनों में फेल हो जाएंगे। चार कंडीशंस ही बनती हैं। आपकी जो संभावनाएं होगी वो कितनी होंगी बेटा, चार होंगी। कितनी हो जाएंगी आपकी, चार संभावनाएं होंगी। वो चार संभावनाओं को अगर परसेंटेज में देखें तो इनका परसेंटेज होगा 100%। कितना होगा, 100%। कंप्लीटनेस में देखें तो एक होगा। कितना होगा, कंप्लीट भिन्न के रूप में देखें तो एक होगा, और परसेंटेज के रूप में देखें तो 100% होगा। नंबर के ऊपर देखें तो टोटल नंबर इसमें कहलाता है। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग तो कह रहा है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में इतिहास एवं भूगोल में क्रमशः 30% और 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर इतिहास में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप समझिए 70% विद्यार्थी क्या होंगे, उसमें पास होंगे। 70% विद्यार्थी इतिहास में पास हो रहे होंगे। और क्या 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तो 65% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इसमें। ये सर्किल आपका हिस्ट्री का है, ये वाला सर्किल जो है आपका हिस्ट्री का है, ये वाला आपका सर्किल जो है वो ज्योग्राफी का है। वो भी हिस्ट्री के पास विद्यार्थियों का 70% लोगों का, हिस्ट्री के 70% लोगों का है, ये ज्योग्राफी के 70% लोगों का है। वो कहता है जबकि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। देखिएगा, दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं तो बताया गया था हिस्ट्री में भी फेल हो जाएंगे और ज्योग्राफी में फेल हो जाएंगे। वो कितने परसेंट लोग हैं, 27% लोग हैं। कितने परसेंट लोग हैं बेटा, 27% लोग हैं। तो पूछ रहा है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण मतलब होता है दोनों विषय में पास होना, उत्तीर्ण मतलब होता है दोनों विषय में पास होना। दोनों विषय में पास कौन होंगे, यह वाले स्टूडेंट, यहाँ हिस्ट्री में भी पास होंगे और ज्योग्राफी में पास होंगे। इनको मान लेंगे हम लोग x। कितना मान लेंगे, x। अगर पूरा सर्किल 70 का है तो x घट जाएगा तो ये कितना बचेगा आपके पास, 70 माइनस x का। कितना बचेगा बेटा, 70 माइनस x का। अगर ये 65 का है तो हो जाएगा 65 माइनस x। इन चार कंडीशंस का जो योग होगा, इन चार कंडीशन का जो योग होगा वो 100% होगा। अभी बता के आए कि आप देखेंगे इन चारों कंडीशंस का योग होगा वो कितना हो जाएगा आपका 100%। तो आप कहेंगे 70 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 27 बराबर 100%। ये कट जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका जाएगा 7 5 12 3 6 3 9 9 7 16 162 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100। एक्स बराबर आ जाएगा 62%। एक्स बराबर कितने परसेंट आ जाएगा, 62%। और एग्जाम में कहा गया है कि जो 62% की मान है वो 248, जो 62% की वैल्यू दी गई है 248 दी गई है। कितना दी गई बेटा, 248। 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। कितने बार हो गया, 4 बार कट जाएगा। 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर कितना होगा, लोग रहेंगे 100% आपके। कितने रहेंगे बेटा, 100%। 100% की कीमत हो जाएगी 400। कितना हो जाएगी, 400। तो जब विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी आपकी 400। एक तरीके आपको एक बेसिकली हमने बताया कि कैसे इस तरीके से अगर सवाल लगेंगे कभी आपका गलत नहीं हो सकता। पहला काम, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते आपको क्या करना है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को जोड़ दीजिएगा। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को जोड़ेंगे और 100 उसमें से घटा दीजिएगा, वही दोनों का क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, आपका उत्तीर्ण हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। इसको और उत्तीर्ण और
अनुत्तीर्ण को जोड़ेंगे और 100 उसमें से घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों का कॉमन पास होने वाली व्यवस्था बताएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एक का बी। दूसरा नंबर देखिएगा, एक आदमी किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हो जाता। एक इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसा भी कितना भी क्रिटिकल इस केस में सवाल आए, आप प्रारंभिक सीपी को मान लीजिए 100x, प्रारंभिक सीपी को मान लीजिए 100x, 20% लाभ पर बेचता है तो इसका प्रारंभिक एसपी कितना हो जाएगा, 20% तो 120x हो जाएगा। अगर वो 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, 20% कम कीमत पर खरीदा होता। अब नया सीपी जो कहना चाह रहा है 20% कम में खरीदा होता, कितने में, 80x में खरीदा होता। 20% कम में खरीदा होता, 80x में खरीदा होगा तो 18 रुपये कम पर बेचा होगा, 18 रुपये कम पर बेचा होगा तो नया एसपी कितना हो गया, जो न्यू सीपी हो गया न्यू एसपी हो गया। 18 रुपये कम तो 120x माइनस 18, 120x माइनस कितना हो जाएगा 18, तो उसे 25% का लाभ हो जाता। अब आप समझिए ये आपका नया सीपी है, ये आपका नया एसपी है, इसमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है आपको, 25% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। तो हम लिखेंगे 80x का 125/100, 25% लाभ होने से प्राप्त होता है 120x माइनस 18। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 100x, 100x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 18, 18 यहाँ आएगा तो 20x बराबर कितना आएगा 18, 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। वो पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य जो ओरिजिनल वाला था वो कितना था 100x था। तो यहाँ पे देखो 20 पंचे 100x, 5 का गुणा करेंगे तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 90 रुपये हो जाएगी। तो पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 रुपये। दूसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बात क्लियर हो पा रही है। तीसरा क्वेश्चन लिया गया है, किसी ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपये की कमी करने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। ट्रांजिस्टर को अंकित मूल्य पर बेचने से दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या हो मिलेगा यदि क्रय मूल्य कितना हो 320। जब भी आपका डिस्काउंट का सवाल हो आपको बस एक काम होना चाहिए, तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं हम लोग, एमपी, एसपी और सीपी, कितने में खरीदा गया, कितने बेचा गया और कितना रुपया इसमें डाला गया था, मार्केट प्राइस, सेल प्राइस और सीपी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है एक आदमी किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीद 3 वाला है, किसी ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32% की कमी करने के पश्चात भी 32 रुपये की कमी कर दिया, यहाँ परसेंटेज की कमी ना करके 32 रुपये की कमी कर दिया। अगर 32 रुपये की कमी करने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है, एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा, भाई सीपी से ही प्रॉफिट होगा, 15% का लाभ होता है। आगे लिख रहा है ट्रांजिस्टर को अंकित मूल्य पर बेचने से दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या होगा। वो कह रहा है अगर ट्रांजिस्टर को अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो लाभ क्या होगा। वो क्रय मूल्य दिया गया 320 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया गया 320 रुपया। अगर ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपया है, ट्रांजिस्टर क्रय मूल्य कितना है 320। अब बताइए एसपी कितना होगा, 10% कितना होता है 1/10, 10% कितना होता है 1/10। तो यहाँ 32, 320 का 10% कितना होगा 32 होगा। 5% कितना होगा 16 होगा, 5% कितना होगा 16 होगा। तो 32 16 कितना होगा 48, कितना हो जाएगा 48। अगर देखें तो 48 अपना जोड़ दीजिएगा तो एसपी आपका हो जाएगा 368। अब देखो ये बात है, अब आपको किस लेवल पे काम करना है। अब 15% निकालने के लिए ऐसा मत करिए 320 का 115/100 करने जाए, वो उस केस में जहाँ पे आपको लग जाए कि थोड़ी समस्या हमको लग रही है। यहाँ पे देखो 15% निकालना था, 10% होता है 32, 10% कितना होता है 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, तो 48 हो जाएगा आपका। 15% कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। 48 अगर जोड़ देंगे 368 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे इसको 368। क्लियर हो रही बात, 368 में। अब 368 में बेचा गया,
अब इसने डिस्काउंट भी 32 रुपये का दिया था, 368 में बेचा गया था, 368 रुपये बेचा गया, 32 का डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब हो जाएगा एमपी हो जाएगा आपका कितना बेटा 400। एमपी कितना हो जाएगा 400। 400 रुपये की वस्तु को 32 रुपये डिस्काउंट दे करके 15% लाभ कमाया गया था, तब जाके कितनी वस्तु हुई थी 320 रुपये की हुई थी। अब आपको कह रहा है अब कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, नया सवाल बता रहा है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो अब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो एक कितने बिकेगा, अब नया एसपी कितना होगा 400। अगर डिस्काउंट ना दिया जाएगा तो कितने में बिकेगा 400 में। खरीदा कितने में गया था सीपी में 320 में, खरीदा कितने में गया था 320 में, बेचा कितने में गया 400 में, कितने का लाभ हो गया इसको प्रॉफिट। अब कितना होगा प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट होगा कितने का 80 का प्रॉफिट होगा, कहाँ से होगा 320 से होगा, बड़ा कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 4 बार 4 25 100, कितना आ जाएगा आपको 25%, कितना आ जाएगा 25%। अगर कितना हो जाएगा 25%। बात क्लियर हो पा रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए। बात क्लियर हो, सही चल रहा है। अगला देखिएगा 4 नंबर देखें। चार नंबर सवाल लिख रहा है 1 रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति कुछ सेब खरीदता है और 8 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेच देता है। 1 रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति कुछ सेब खरीदता है, 1 रुपये प्रति दर्जन की 12, एक दर्जन में कितनी वस्तु 12 को खरीदता है कितने में बेटा 1 रुपया में, 12 को खरीदता है कितने में 1 रुपया में। ये बात क्लियर हो गई होगी। कह रहा 8 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेच देता है, 8 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेच देता है, मतलब 100 को बेचता है वो 8 रुपये में, 100 को बेचता है कितने रुपये में 8 रुपये में। बात क्लियर होगी। 8 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से क्या कर देता है बेच देता है। अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना परसेंटेज में, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना तो हम लोग क्या करेंगे वस्तुओं को क्या करेंगे बेटा बराबर करेंगे, वस्तुओं को क्या करेंगे हम लोग बराबर। तो वस्तुएं जब बराबर करने जाएंगे तो वस्तुएं यहाँ पर करेंगे 112 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 600, 112 का एलसीएम ले लो 600, तो 12 पंचे 60, 50 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कितने गुणा करना पड़ेगा 50 का, यहाँ कितना आएगा 50 रुपये। बात क्लियर हो पा रही। अगर 12 वस्तुएं 1 रुपये में आती हैं तो 600 वस्तुएं कितने में आएंगी 50 रुपये में आएंगी, स्वाभाविक बात हो गई है। अगर 100 वस्तुओं को 8 रुपये बेचा जाता है तो 600 वस्तु कितने बेचा जाएगा 100 गुणा 6, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 6, 8 छंग 48 रुपये बेचा जाएगा। वस्तु बराबर हो गई। 600 का क्रय मूल्य 50 रुपया, 600 का विक्रय मूल्य 48 रुपया, हानि हो जाएगी कितने की 2 रुपये की। तो हमें लॉस परसेंट निकालना था, लॉस परसेंट 2 की हानि होगी, कहाँ से होगी 50 से होगी, इंटू कितना हो जाएगा 100%, 50 दूनी 100, 4% ही क्या हो जाएगी हानि, 4% की हानि हो जाएगी। पूरे सिनेरियो में कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 4% की हानि। अगला सवाल देखिएगा, बात क्लियर हो रही है। वस्तुएं बराबर करते हैं 5 नंबर सवाल। क्या लिखना है 5 नंबर सवाल। 2 रेलगाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर स्टेशन ए और स्टेशन बी से चलती हैं। वो कह रहा मिलने वाले स्थान पर दूसरी रेलगाड़ी का चालक पाता है कि उसकी रेलगाड़ी ने 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है। 2 ट्रेन्स मूव फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। वो कह रहा 2 ट्रेनें हैं, एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है। यहाँ से एक ट्रेन यहाँ चलती है इस तरफ, एक ट्रेन यहाँ चलती है इस तरफ। दोनों की स्पीड दी गई है, एक की दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को स्टेशन ए और बी स्टेशन से चलती हैं। वो कह रहा है एक दूसरे की तरफ चलती हैं। अगर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक साथ चलती हैं, देखो जब साथ साथ चलती हैं और साथ साथ मिलते हैं तो टाइमिंग वहाँ पे क्या होती है बराबर होती है। जब साथ साथ दोनों चीज़ चलेंगी और साथ साथ जाके मिल जाएंगी तो क्या होगा टाइमिंग क्या होगी बराबर होगी। बात क्लियर हो पा रही है। तो कह रहा है एक साथ चलती हैं जब, तो यहाँ पर मुलाकात भी कहीं हो रही होगी, 60 वाली ज़्यादा दूरी तय करेगी, यहाँ पर जाकर के मुलाकात कर लेंगी। हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर टाइम कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, तो v आपका अनुक्रमानुपाती हो जाएगा d के। v क्या हो जाएगा d के अनुपात।
अब अगर देखें चालों का अनुपात कितना है, इनकी चालों का अनुपात है 50। अगर ये 50 से चलता है तो ये कितने से चलती है, 60 से चलती है, तो इनका चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो इनकी दूरियों का अनुपात भी कितना हो जाएगा बेटा, दूरियों का अनुपात भी 5:6 हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, इनकी दूरियों का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात हमारी। बी बराबर डी अपॉन टी, बी बराबर डी अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर समय कांस्टेंट है, समय कब कांस्टेंट होगा, जब दो वस्तुएं साथ साथ चलती हैं और साथ साथ मिल जाती हैं, तो समय क्या होगा, बराबर होगा। भाई हम 9 बजे चले थे अपने रूम से, आप भी अपने रूम से 9 बजे चले, दोनों लोग हम लोग यहाँ आकर 10 बजे मिले, तो 1 घंटा आप भी चले, 1 घंटा हम भी चले। अंतर कहाँ आया, हमारी चाल ज़्यादा थी, आपकी चाल कम थी, तो आप कम दूरी चल पाएंगे, हम ज़्यादा दूरी चल पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरियों का आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। आगे लिख रहा है सवाल में कि उसकी रेलगाड़ी ने 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ये बात समझ लीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा, 1 का। कितने का डिफरेंस आ रहा, 1 का। 1 का मतलब कितना है, 120 किलोमीटर। 1 का मतलब कितना है, 120 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितने तय की गई, इसने 5 की गई थी, इसने कितनी थी, 6। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 120, तो 11 की वैल्यू होगी आपकी 120 गुणा 11। कितना हो जाएगा, 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दो 13, 1320 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 1320 किलोमीटर होगी। क्या होगी, 1320 किलोमीटर। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, बस टाइम आपको कांस्टेंट करना था, सवाल आपका सेकंडों में लग जाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5 वाले का। अगला देखिएगा, छठवां नंबर सवाल दिया गया है, 15 आदमी या 24 महिला या 36 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है 15 आदमियों से कर्म करवा लो बराबर, या 24 महिलाओं से काम करवा लो, और या 36 लड़कों से काम करवा लो। 3 कंडीशन में, या तो 15 पुरुषों से काम करवा लीजिए, आदमियों से, या 24 महिलाओं से, या 36 लड़कों से 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। MDH 8 घंटे काम करके 12 दिनों में काम करते हैं। 12 दिनों इंटू 8 घंटे, आपने इस पर पढ़ा होगा सूत्र MDH। क्या होता है बेटा, MDH अपॉन W, M1 D1 H1 W बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। इस तरह के सवाल लगना था। तो इन 3 में से कोई, या इस ग्रुप से या इस ग्रुप से या इस ग्रुप से, 3 में से कोई 12 दिनों में प्रत्येक दिन कितने घंटे काम कर रहा, 8 घंटे काम कर रहा है। प्रत्येक दिन कितने घंटे काम कर रहा, 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है आगे, तो 12 महिलाएं और 6 लड़कों के साथ, बहुत अच्छा सवाल है। तो यही काम अगर जो इन लोगों ने किया, तो 12 कह रहा है 12 महिलाओं के साथ, 12 वोमेन के साथ, 12 महिलाओं के साथ 6 लड़कों, 6 बॉय हो गए, 12 महिलाएं और 6 लड़कों के साथ कितने आदमी लगाए गए, कितने आदमी लगाए गए, हमने मान लिया n आदमी लगाए गए। कितने आदमी लगाए गए, n आदमी लगाए गए। तो कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे काम करेंगे जो लोग, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, और 30 दिनों में काम कर, 30 × 6, और इससे कितना गुना काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम अगर 1 था, पूरा काम यहाँ पे कितना था बेटा, 1 था, तो यहाँ कितना काम कर रहे हैं जो लोग, यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 2.25 गुना, 2.25 गुना। इतना सिनेरियो बन गया है। यहाँ 1 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2.25 गुना। अब हमको बात करना है M, W और V के रेशियो की, इनकी क्षमता के अनुपात की बात करना है। तो क्षमता का अनुपात कैसे बनेगा, अगर हम देखें 15M बराबर है 24W बराबर है 36 बॉय। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, याद रखिएगा, M1/50। 15 को क्या लिख सकते हैं, 1/15, जब ऊपर जाएगा तो 15M हो जाएगा। इसको वही रूप में लिखेंगे, W/1/24। इसको लेकर लिख सकते हैं V/1/36। आप समझिए, M का अनुपातक मान 1/15, W का अनुपातक मान 1/24 और B का अनुपातक मान 1/36। अगर आपसे हम ये निकालें कि M, W और B का रेशियो कितना होगा, M, W और B का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/15 अनुपात 1/24 अनुपात 1/36। ये इसका रेशियो है, 1/15 अनुपात 1/24 अनुपात 1/36। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 360।
तो यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौको 60, अनुपात है 24 एकम 24, 24 पंचे 120, 15 और 36 10। इनकी जो रेशियो आएगा, देखो यहाँ पे जो रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एम डब्ल्यू और बी का जो रेशियो निकाले बेटा हम लोग, वो निकाले 24 15 10। बस सवाल अब खत्म हो गया। अब देखिएगा एम डब्ल्यू और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 24 15 और 10। समझ में आ रही बात? कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको रेशियो निकालना, 15m बराबर 24 डब्ल्यू बराबर 36 बी था, कितना था 36 बी था। इसको क्या लिख सकते, m बटे 1/15 लिख सकते, नहीं लिख सकते, m बटे 1/15। क्लियर हो पा रही बात? इसको क्या लिख सकते, w बटे 1/24, इसको लिख सकते b बटे 1/36। अब m का अनुपातिक मान b, w का अनुपातिक मान b का अनुपातिक मान, अनुपात निकाला 360 छोड़ दिया, m रेस टू w रेस टू b की वैल्यू होगी 24:15:10। इतना काम खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, गुणा भाग करना है। गुणा भाग में क्या करना है, या तो इनमें से किसी एक को ले लो, हम मान लो 36 बॉय को ले रहे, तीन ग्रुप में से कोई करवा लो, तो 36 बॉय इंटू 12 इंटू 8 बटे 1 बराबर हो जाएगा 12w प्लस 6b प्लस n व्यक्ति थे m इंटू 30 गुणा 6 बटे कितना हो जाएगा 2.25। यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, डबल, है ना, 0। और क्या किससे कट रहा है, इसको और देख लीजिएगा, 12 एकम 12 12 12, इसको क्या 6 एकम 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 से काट दो 2, यहाँ कितना बचेगा 15, और 15 15 225, यहाँ बचेगा 15। और भी अगर कट रहा है तो यहाँ देखो काट दो, 5 × 15 और 5 × 20 100। अब आपको करना क्या, 36 बी के स्थान पे क्या लिख देना हम लोगों को, बी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 15, बी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी के स्थान पे लिखेंगे 10, बी के स्थान पे 10 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा 20। डब्लू के स्थान पे क्या लिखेंगे, डब्लू के स्थान पे लिखेंगे 15 प्लस 6 इंटू बी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 प्लस एन व्यक्ति लगाए थे, एम के स्थान पे लिखेंगे 24 बटे कितना हो जाएगा 3 से काट दीजिए, देखो यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 चौको 36 चौको 144, 36 चौको 144 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 180 प्लस 60 प्लस कितना हो जाएगा 24 एम, कितना हो जाएगा 24 एम बटे 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो अब देखेंगे कितना हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 और 2 12 13, 3 एकम 3 एक 432 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना आपका 240 प्लस 24 है। घटाएंगे इसको तो यहाँ बचेगा 192 बराबर होगा 24 है, 24 8 192, एन बराबर कितने पुरुषों को लगाया गया था, 8 पुरुषों को लगाया जाएगा। ठीक ठाक सवाल था, इस टाइप के सवाल में गुणा भाग आपको पर्याप्त वहाँ पे मिल गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा डी। एट नंबर देखिएगा, 8 नंबर एसआई में खूब सारे सवाल ऐसे आए हैं। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जब एक पूर्णांक को n से विभाजित किया जाता है, जब एक पूर्णांक को n से विभाजित किया जाता है, कोई पूर्णांक है तो कह रहा है शेषफल 7, जब एक पूर्णांक n को लिख रहा है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास 3 आता है। अभी 7 नहीं हुआ, 7 नंबर देख लो, पहले 7 नंबर देख लीजिएगा। समान क्षमता के 3 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। तीनों कंटेनरों के साथ मिलाया जाता है दूध और पानी का अनुपात बताइए। समान क्षमता के कंटेनर, सबसे अच्छे काम यहाँ पे है, समान क्षमता के कंटेनर है, तीनों की क्षमता क्या होगी, बराबर होंगी। तो अगर समान क्षमता के कंटेनर, उसमें मिक्सचर अलग अलग है, पहले वाले में कंटेनर जो लिया गया है
ये 3 कंटेनर है, समान क्षमता के कंटेनर है आपके पास, है ना, 3 कंटेनर है, समान क्षमता के कंटेनर है, और 3 इनमें जो दूध और पानी का रेशियो दिया गया, मिल्क रेस टू वाटर जो दिया गया है वो दिया गया 3:2। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 7:3, और तीसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो 11:4। कितना दिया गया बेटा? 11:4। आपको करना क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है पूरे कॉन्सेप्ट में। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि क्षमता सबकी समान है, जो भी आप मानेंगे एक एक मान लो, सबकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1 लीटर, इसकी क्षमता 1 लीटर, सब में एक मान लेंगे। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7/10 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 11/15। बात क्लियर हो पा रही है भाई? 3 दूध था टोटल में से, तो 3 बटे कितना हो गया? 5। 7 दूध था, 7 बटे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 11 बटे कितना हो जाएगा? 15। बटे वाटर की स्थिति क्या रहेगी? 2। पानी कितना है? 2। टोटल कितना है? 5। 2/5, 5 में 2 है। यहाँ 3 बटे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4/15। अगर ऊपर वाले एलसीएम लें तो ऊपर में कितना एलसीएम आएगा? 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 12×3 = 36, 10×6 = 60, 6×7 = 42, और 30 आ जाएगा एलसीएम। 30 ले लो, छोटा हो जाएगा सवाल। कितना ले लो? 30 ले लो। 30 लेंगे, 5×6 = 30, 6×3 = 18 हो जाएगा, 10×3 = 30, 7×3 = 21 हो जाएगा, प्लस 15×2 = 30, 11×2 कितना आ जाएगा? 22। नीचे भी 30 एलसीएम आएगा, हमेशा वही आता है, जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा, टोटल तो मात्रा बराबर है। 5×6 = 30, 6×2 = 12 आ जाएगा, 10×3 = 30, 3×3 = 9 आ जाएगा, 15×2 = 30, 4×2 = 8 आ जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे 2 1 3, 8 3 11, 1 3 2 5 और 1 6, 61 बटे कितना आ जाएगा? 12, 8 20 और 9 29, 61/29, 61:29 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? आठ नंबर सवाल देखिएगा। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 3 आता है। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब एक पूर्णांक कोई है n, उसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए, यदि वो कह रहा 6n को 7 से विभाजित किया जाए, 6n को 7 से विभाजित किया जाए, n के स्थान में कितना करना? 6n को विभाजित करना। अब 6n की कीमत निकालने के लिए 6n मत निकालिए, आप हमेशा क्या करिए, जो शेषफल बचता है उसी के साथ काम करिएगा। बात यहाँ समझिए कॉन्सेप्चुअल। 7 का भाग 7 में जा रहा है, 7 का भाग 7 में जा रहा है, मतलब जो ये होना चाहिए, ये आपका इसका कहीं ना कहीं फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्टर। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे? शेषफल के साथ काम करेंगे। 6n कह रहा है, 6n को ना लेकर के, वो कह रहा है 6n, n का मल्टीप्लाई कह रहा है n के साथ करिए, तो आप इसको ना लेकर के आप क्या करेंगे? 6 तो लेंगे, n का शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 3 18। अब आप 18 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 4। तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? एक तरीका है, मतलब जो काम करना है वो शेषफल के साथ करना है, लेकिन शेषफल के साथ कब काम करना है? जब इसका भाग इसमें चला जाए, जब इसका भाग इसमें चला जाए। कई लोग दूसरे तरीके से लगा सकते थे। कैसे लगाते कई लोग? यहाँ कम से कम क्या मान लेंगे, कहेंगे ठीक है 1 मान लो, 3 बच रहा है, 7 1 कम 7 3 10, n बराबर कितना आ जाएगा उनके पास? 10। n बराबर कितना आ जाएगा? 10। 7 1 कम 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। n बराबर 10 हो जाएगा, मानक वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें वो कहेगा 6 का गुणा कर दो, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। और वो कह रहा 6n को भाग देना था, 60 हो गया, तो यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 56, फिर भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे। अगला देखिए 9 नंबर। में लिख रहा है सवाल, एक खोखला गोला जिसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई है। देखो जो गोला है इस तरीके से 3 डायमेंशनल है, गोला है, बाहरी पृष्ठ जो होता है गोले का वो 4πr² होता है, 4πr², 4πr², 4πr² जो होगा, देखो जी गोला 3 डायमेंशनल है, वृत्त और गोला में अंतर होता है। गोला 3 डायमेंशनल होता है और वृत्त क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। 4πr² बाहरी वक्र पृष्ठ, बड़ा कैपिटल आर लिख दो, इसकी यहाँ त्रिज्या कैपिटल आर मान ले रहे हैं हम लोग। कैपिटल आर कितना दिया गया है बेटा? 324 पाई, 324 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, अगर आप 4 से काटें 4 8 32 हो जाएगा, 4 एकम 4, कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 9।
मतलब इसकी बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9। वो कह रहा है 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब से धातु से बना है। इसकी जो धातु है, देखो कैपिटल आर तो निकल आई, इसकी धातु कहाँ लगी होगी, धातु अगर खोखला है धातु यहाँ लगी होगी इस वाले पार्ट में जो हम कलर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में इसकी धातु लगी होगी। मतलब बड़े पूरे आयतन में से अंदर वाले आयतन को अगर घटा दिया जाए, पूरे वाले आयतन से अंदर वाले आयतन को अगर घटा दिया जाए तो आपका भार निकल आएगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन हम लोग देखें तो 4/3 पाई बड़े आर में से आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, इसकी अंदर की त्रिज्या कितनी मान लें हम लोग, स्मॉल आर मान लो। वो कह रहा है ऐसा करने पर कितना हो रहा है, 684 पाई सेंटीमीटर, 684 पाई सेंटीमीटर की हो रहा है, 684 पाई, पाई से पाई कट जाएगी। देखो 4 का भाग दे दो यहाँ पे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 एकम 4। आर क्यू वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7 है, तो आर का क्यू कितना हो जाएगा, 7 का क्यू 729, 9 का क्यू 9 आएगा, 9 का क्यू 729 आएगा, माइनस आर क्यू होगा बराबर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 7 21, 2 3 एकम 3 2 513, 3 एकम 3, 3 7 21, 2 3 एकम 3 2 5। आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, 729 में से अगर 513 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, और 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 216, कितना बचेगा 216। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। अब आप समझ गए होंगे स्मॉल आर की वैल्यू 6 है और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 9 है। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा है खोखले गोले की मोटाई बताइए। मोटाई क्या होगी, अगर बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दे तो ये मोटाई कहलाएगी, इतनी चादर की मोटाई कहलाएगी। तो आर माइनस आर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आर माइनस आर। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो इसकी मोटाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। बात क्लियर हो पा रही है। 10 नंबर सवाल देखिएगा। दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। एक आकृति दी गई है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है। यहाँ कुछ नहीं लिया तो अपने मन से ई मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 12 दिया गया है, ये 18 दिया गया, ये 10 और ये एक्स पूछा गया, एक्स के लिए बताइए। तो यहाँ पे देखो नियम क्या होता है आपको बता, बी ई इंटू बी ए लिखिएगा, बी ई इंटू बी ए, बी को नहीं छोड़ना है, बी डी इंटू बी सी, सवाल खत्म। बी ई कितना है 12 इंटू बी ए कितना हो जाएगा, 12 18 कितना हो जाएगा 30, बी ए कितना हो जाएगा 12 18 30 लिखेंगे। अब कई लोग यहाँ 18 लिख देंगे, गलती हो जाएगी। 12 गुणा 12 प्लस 18 कितना 30 बराबर बी डी कितना है 10 और बी सी कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, बी सी कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। यहाँ पर 0 कट जाएगा, 12 3 36 माइनस 10 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा बेटा कितना 26, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन सी सही होगा, 10 वाले का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर है 11 नंबर। ग्यारह नंबर में लिखा गया है साइन 59 कॉस 31 प्लस कॉस 59 साइन 31। इसमें डिवाइड का चिन्ह लगा है, डिवाइड किससे करना है भैया, कॉस 20 इंटू कॉस 25 और माइनस लिखा गया माइनस साइन 20 साइन 25। एक तो इसको क्या कर तोड़ सकते थे, साइन कॉस 31 को बदल लो साइन 59 में, बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा करके एक काम ही हो सकता था, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ समस्या होगी। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी
साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र होगा साइन ए प्लस बी का। किसका सूत्र होगा? साइन ए प्लस बी का। भैया ए है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है? बी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ क्या है? कॉस ए, यहाँ पे सी और कुछ और लगा ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका आएगा साइन ए प्लस बी, कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी? यहाँ पे हमारे पास साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन 90 भागे हो जाएगा, पूरा सूत्र हमने खोल दिया साइन ए कॉस बी का। या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी। क्या होता है सूत्र? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। बात क्लियर हो पा रही है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप यहाँ सूत्र लगाएंगे साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। 1 में अगर √2 को भाग देंगे तो √2/1 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्लियर हो पा रही बात है? साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला सवाल लिखा गया 12 नंबर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 600 वर्ग इकाई है, त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि 60 अंश का कोण वृत्त के केंद्र में स्थित है। एक इसमें थोड़ा समझिएगा, रेडियस हम सरकमफेरेंस और एरिया, तीन बातें समझिएगा। अगर रेडियस r है तो सरकमफेरेंस कितनी होती है वृत्त की? 2πr। एरिया कितना होता है? πr। कितना होता है? πr। बात क्लियर हो पाई? अगर रेडियस 7 है, ये तो याद करना है, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस कितनी होगी? 44 होगी। अगर एरिया 7 है, सरकमफेरेंस कितनी होगी? 44 होगी। इसमें वैल्यू रख लीजिएगा 22/7 × 7। और एरिया कितना होगा? 154 होगा। कितना होगा? 154 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर रेडियस 7 के है तो सरकमफेरेंस 44 की होगा, क्योंकि इसका ही मात्रक, रेडियस का मात्रक भी इकाई होता है, इसका मात्रक भी इकाई होता है। लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक आपका इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है। तो अब आपका यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा 154 के स्क्वायर होगा। कितना होगा? 154 के स्क्वायर। तो ये सवालों को बहुत जल्दी करवा देते हैं। 7 के होगा तो इसकी सरकमफेरेंस 44 के होगी और इसका एरिया 154 के स्क्वायर होगा। कितना होगा? 154 के स्क्वायर। बात क्लियर हो पा रही है? जैसे एग्जाम में लिखा गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, आपको कुछ नहीं करना, 616 लिखा गया तो 154 को 616 बनाने में क्या लिखना पड़ेगा? 154 को 616 बनाने में क्या लिखा? 4 का गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा? 4 का। अगर 4 का गुणा करेंगे जब तो कितना आएगा? 616 आएगा। इसका मतलब इसमें कितने गुणा करेंगे? इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी? 2 रहेगी। 7 दूनी 14। कितनी त्रिज्या रही होगी? 14। बात क्लियर हो पा रही? तो आपको बहुत तेज करना, आप तो समझ में आ रहा होगा भाई। 154 के मल्टीपल में है कहीं ना कहीं, 154 के मल्टीपल में, कौन से मल्टीपल में? चौथे मल्टीपल में है। बात क्लियर हो पा रही है? चौथे मल्टीपल में है। तो यहाँ पे अगर त्रिज्या को 4 का गुणा किया गया क्षेत्रफल के लिए तो सरकमफेरेंस में कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी? 14 होगी। निकल आएगा? या आप डायरेक्ट नहीं निकालिए जैसे निकालते हैं। इसकी जो रेडियस निकाल ली हम लोगों ने वो निकाल ली गई है 14। एक तरीका ऐसा था। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली कर सकते थे त्रिज्या निकालने के लिए। भैया πr² बराबर 616 तो 22/7 × r² बराबर 616। 22 से यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो यहाँ पर 22 दूनी 44, कितना? 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 56 और 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 28। 28 हो जाएगा। 28 × 4 मतलब हो जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर। और बराबर कितना आ जाएगा? 14। इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जो वाला तरीका बताएगा वो सबसे बेस्ट तरीका था। अब पूछा है त्रिज्यखंड का परिमाप बताना। त्रिज्यखंड का परिमाप बताया था, कल भी एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। त्रिज्यखंड का परिमाप यहाँ पे कितना दिया गया? 60 अंश। और परिमाप के लिए ए भी काउंट करते हैं, ए भी काउंट करते हैं और इस आर्क को भी काउंट करते हैं। तो हम लोग 3 बातें कर ले रहे हैं इससे।
आर हमारे पास 14 हो गया है, तो हम लिखेंगे इसकी जो सरकमफेरेंस आएगी 60/360 इंटू 2πr। 2πr का मतलब होगा 22/7 इंटू आर का मतलब 14 प्लस ये 14 और ये 14 और जोड़ देंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे 28। 60 6 बार जाएगा, 2 3 बार जाएगा और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3 प्लस 28 बचेगा। दशमलव में आ रहा क्या आंसर? दशमलव आंसर आ रहा, तो 3 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 3 एकम 3 और एक बचेगा, 3 चौको 12, 14.33 हो जाएगा प्लस 28। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, 3 3 होगा 6 6 होगा, 6 6 होगा है ना, 6 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, 1 2 1 3 और 1 4, 42.66 समथिंग 42.66 आएगा। तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? देखो सरकमफेरेंस पूछे तो आपको इन दोनों को भी जोड़ना है, सिर्फ आर्क की लंबाई पूछे तो क्या जोड़ेंगे, सिर्फ इतनी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जब सरकमफेरेंस की बात आएगी तो दोनों त्रिज्याओं को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। एरिया के फॉर्मूला कुछ नहीं, जैसे एरिया का जो फॉर्मूला होता है, जैसे इन्होंने पूछा एरिया के फॉर्मूले की बात, तो 60/360 इंटू πr²। जो एरिया था उसका कौन सा भाग लिया गया, 60 डिग्री लिया गया। पूरा डिग्री कितना होता है हमारे पास 360, तो 60/360 इंटू πr² हो जाएगा ना। एक सूत्र और होता है 1/2 L इंटू आर, लेकिन 1/2 L इंटू आर निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, और L का मान कितना होगा, L का मान होता है आर थीटा। L का मान कितना होता है आर थीटा। थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए। जब दूरी के संबंध में थीटा की वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे लेते हैं हम लोग, रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं, रेडियन में। तो अगर L की वैल्यू यहाँ देख दें तो 1/2 कितना हो जाएगा θr², कितना आ जाएगा θr²। ऐसा भी क्षेत्रफल निकलता है 60/360 इंटू πr², 1/2 θr²। लेकिन यहाँ पर थीटा काय में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। बात क्लियर हो पा रही है? अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर। तेरह नंबर में गुणा भाग करना है आपको, पर्याप्त गुणा भाग है ना। बॉड मास लगाना, क्या करना है, बॉड मास लगाना है। 13 नंबर की बात बता दें, इसमें बॉड मास लगाना है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब आपका बॉड मास लगा देना है सवाल में। ब्रैकेट मतलब आपका कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। इसमें थोड़ा समस्या है, तो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के पहले होता है ऑफ, बाद में होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यार लगा देना। इसका आंसर आएगा आपका बी वाला, है ना। 13 का आएगा बी वाला, 10 आएगा। 14 नंबर चलते हैं। यदि एक वस्तु को 15,480 रुपये में बेचने पर 29% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें गुणा भाग हो सकता है कि आपको वहां पे एक समस्या कर रहा हो। 14 नंबर में लिखा गया है, कह रहा है 15,480 बेचने पर। देखो सीपी का जो अनुपातिक वैल्यू होती है 100 होती है, एसपी की जो अनुपातिक वैल्यू होती है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होती है। ऐसा कोई भी सवाल है इस टाइप का आप लगा सकते हैं। वो कह रहा है 29% लाभ पर बेचने पर, तो सीपी निकालना, सीपी बटे 100, 29% लाभ पर 15,480 होगा, बटे 29% लाभ तो कितना हो जाएगा आपके पास 129 होगा। इसको काटिएगा तो कितने बार कटेगा, लगभग 120 बार कटेगा। काट के देख लीजिएगा। सीपी बराबर हो जाएगा 12, 120 और 2 0, 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 12,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 14 का बी। 15 नंबर सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। बीस प्रतिशत की दो क्रमिक वृद्धि का एकल समांतर प्रतिशत 20% की दो क्रमिक कमी के एकल समांतर प्रतिशत से कितने परसेंट अधिक है। देखो एक तो हम लोग बात करते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला का, प्लस माइनस एम बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे सी। एक बार कह रहा है कि 20 को प्लस 20 की वृद्धि हो रही सक्सेसिव रूप में, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, प्लस 20 रखेंगे, यहाँ पे प्लस 20 रखेंगे, 20 में कितना होगा 400 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, प्लस 44%।
तो वृद्धि जो आएगी, इंक्रीज परसेंट आएगा, वो आएगा +44%। बात क्लियर हो पा रही है। अगर वो कह रहा है कमी परसेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कमी परसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कमी परसेंट जब बात करेंगे हम लोग तो -20 होगा, -20 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 20 400 बटे कितना आएगा, 100। 20 20 40, माइनस का 40 में से 4 जाएगा, माइनस का बचेगा कितना, 36। कितना आएगा, -36। ये बता रहा है कमी, ये देखो ये बता रहा है कमी, तो इससे माइनस से कोई लेना देना नहीं बचेगा। ये बता रहा वृद्धि, इससे भी कोई लेना देना नहीं बचेगा, इंक्रीज बता रहा है। अब वो कह रहा है जो इनका डिफरेंस है, दो में कमी के एकल समांतर प्रतिशत से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट, ये 36 44 पूछ रहा है। जो 44 है वो 36 से कितने परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। अब 8% ज्यादा नहीं होगा, आप कहोगे सीधा घटा दो आंसर 8 आ जाएगा। 8% ज्यादा कितने परसेंट से, 36% से 8% ज्यादा है, 36% से 8% ज्यादा है। तो आप अगर समझें इस बात को कि 36 से 8 ज्यादा है बटे 36 गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो 4 आप परसेंटेज लगा लो, तो परसेंटेज से वाला परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 9 36, 4 2 8, 200 बटे कितना आएगा बेटा, 200 बटे 9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2 बटे 9% की कमी। कितने का डिफरेंस आएगा, 22 सही 2 बटे 9%। 16 नंबर देखिएगा। सोलह नंबर में क्या लिखा गया है, 28,560 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। डिफरेंस निकालना चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में। 2 वर्षों का सूत्र याद कर लीजिए, डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर होता है, डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। 3 वर्ष का अंतर जो पूछा जाता है उसको भी याद रखिएगा। 3 वर्ष के लिए होता है PR² 300 + R बटे 100 का क्यूब। या तो ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता। बाकी तो तरीके बहुत सारे हैं, लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे। डी बराबर 2 वर्ष के लिए PR² बटे 100 का स्क्वायर, डी बराबर PR² 300 + R बटे 100 का क्यूब। ठीक है ना। तो 2 वर्ष के लिए पूछा गया, जिसको मिटा दे रहे हैं, लग गया। तो यहां पे क्या है, अंतर क्या पूछ रहा है, 28,560 इंटू R है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे 25 से काट दी, 25 चौको 100, 408 जाएगा, 25 9 225, 1 0 से 1 0 और काट दीजिएगा। अब 4 से काटेंगे, अगर 4 से कट जाएगा तो 10 बार जाएगा, 4 से काट, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 9 का गुणा कर दी, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 एकम 9 3 12 हो जाएगा, 1 9 7 63 1 64 हो जाएगा, बटे 10 है तो बटे 642.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 642.6। आंसर हो जाएगा 16 का डी। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ अपने। ग्राफ में निम्न सारणी विभिन्न कार्यालयों कर्मचारियों का परसेंटेज पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाता है। तो कुल कर्मचारी 2100 हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर इसका कि कार्यालय बी और सी में एकत्रित पुरुषों और महिलाओं में अनुपात क्या है। एक सवाल देख लीजिए, बाकी आप खुद लगा लेंगे। सत्रह नंबर में कह रहा कार्यालय बी और सी में एकत्रित रूप से पुरुषों महिलाओं, तो कुल व्यक्ति हमारे पास 2100 हैं। ये है बी कार्यालय की बात कर रहे हैं। बी कार्यालय में लोग कितने हैं, बी कार्यालय में लोग हैं 14%। कितने परसेंट लोग हैं, 14%। तो आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा बी कार्यालय में कितने लोग होंगे, 2100 का 14%, तो 2100 का 14, 2100 गुणा 14/100 हो जाएंगे। अब इसमें भी पुरुष और महिलाएं हैं, इसमें ही पुरुष और महिलाएं हैं। वो कह रहा मेल जो हैं बी वाले में 3:4 है। मेल जो हैं, मेल और फीमेल की बात की जाए, मेल और फीमेल की बात की जाए तो इसमें कह रहा है इसका 3 अनुपात कितना है बेटा, 4 है। तो इसका कौन सा आएगा, मेल कितने हो जाएंगे, 3 बटे कितने हो जाएंगे, 7। ऐसा सवाल लगाना था, 3 बटे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ भी क्या हो रहेगा 2100 का, अगर फीमेल निकाली जाए इसकी तो 2100 का कितना हो जाएगा, 14/100। भाई 14% तो है ही, उस 14% में कितना होगा, 4 बटे कितना होगा आपका, 7। 4 बटे कितना होगा, 7 होगा। बस यहाँ से इसकी संख्या निकल आएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 21 3 दूनी 6, 21 छक्का 126 हो जाएगा, पुरुष थे। यहाँ 2 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 21 4 दूनी 8, 21 8 168 हो जाएगा।
बी ऑफिस में 126 पुरुष हैं और 168 महिलाएं हैं। बी ऑफिस में 126 क्या हैं, पुरुष हैं और 168 क्या हैं, महिलाएं हैं। इसी प्रकार से आपको करना था किसका, सी ऑफिस का। क्या करना था, सी ऑफिस का, और दोनों को जोड़ करके उनका अनुपात निकालना था। निकल आएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी, मैच कर लीजिएगा। 17 का क्या हो जाएगा, सी। 18 नंबर में सभी 6 कार्यालयों में महिलाओं की संख्या निकालनी थी, जैसे हमने यहाँ पे निकाल ली है। सभी कार्यालयों की संख्या निकाल लेंगे तो आप उसको सबको जोड़ देंगे, तो 18 का हो जाएगा सी 658। 19 का ए, बी और सी में पुरुषों की संख्या निकालनी थी, 19 का हो जाएगा ए 637। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 20 तरफ। देखो 20 नंबर में जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए, मीडियन निकाला जाए, दो प्रकार से मीडियन निकलती है। जब एन जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन की जो वैल्यू है, अगर वो आपके पास ऑड है, और जब एन की वैल्यू आपकी इवन है। अगर ऑड और इवन की बात करते हैं, अगर ऑड होगी तो हम लोग जो इसकी मीडियन होती है वो होगी n + 1/2 टर्म। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लो, कोई हमने लिखा 2, 4, 6, 8 और 9। इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पहला काम तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाते, लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5 + 1 बटे क्या करेंगे 2, 6/2। कौन सा टर्म आएगा, तीसरा टर्म आएगा। तीसरा टर्म कौन सा है, 6। बात क्लियर हो पा रही, तीसरा टर्म कौन सा है, 6। तो आंसर इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6। तो अगर ऑड नंबर है तो आप याद रखिए n + 1/2 टर्म आपका इसकी माध्यिका होगी। अगर इवन टर्म है तो क्या होगा, इवन टर्म में आप क्या करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। देखो इसमें 1 और इसमें 1 कहाँ लगा है, इसमें n + 1/2 लिखा है, इसमें n/2 + 1 लगा का टर्म लेंगे, फिर उसका आप आधा कर देंगे तो माध्यिका निकलती है। कैसे, जैसे हम इसी में निकाल दें 2, 4, 6, 8, 9 और 10। अब बताइए माध्यिका क्या होगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2 करेंगे, कौन सा आएगा, 3। तीसरा पद क्या है इसका, 6। तीसरे पद के बाद एक अगला पद कौन सा है, चौथा। इन दोनों पद का योग करके क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। 8 से 14 कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, पद का। समझ में आ रही बात। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n अगर ऑड है तो n + 1/2 nth टर्म होगा, n अगर इवन है तो n/2 n/2 + n/2 + 1 टर्म होता है। कौन सा होता है, ये इतना टर्म होता है, ठीक है। अब सूत्र याद ना करके इस बात को याद रखिएगा तो आपको आसान रहेगा। भैया 5 टर्म है तो माध्यिका बीच में होगी, है ना, 5 और 1 6, 2 का भाग चला जाए। अब 6 टर्म आ गए हैं, 2 का भाग 6 में डायरेक्ट चला जा रहा है। तीसरा होगा और चौथा होगा, तीसरा होगा और चौथा। तीसरा और चौथे पद का क्या ले लो आप, एवरेज ले लो। तीसरे और चौथे पद का आप एवरेज ले लो तो आपका हो जाएगा। यही काम इसमें करना था। 20 नंबर में ये संख्या लिखी गई है, पहले तो इसको हम लोग 20 वाले को आरोही या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कोई एक ऑर्डर पकड़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम लिखेगा। तो अगर हम लोग देखें आरोही क्रम में, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, -3 सबसे छोटा होगा। -3 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर -1 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 0 होगा। माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, 0 होगा। 0 के बाद क्या, प्लस हमारे पास 1 है क्या, प्लस का नहीं है, 2 है। 2 कितने हमारे पास हैं, 3 है। 3 के बाद हमारे पास क्या है, 5 है। कितना हो जाएंगे, 5। 5 कितने हमारे पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखे गए हैं। और 6 कितने हमारे पास, 3 है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कितने पद हो गए टोटल, गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पद। -3 2 बार है, -3 2 बार है। अब हमारे पास कितने पद हो गए, 14 हो गए। पद कितने होगा हमारे पास, 14। बात क्लियर हो पा रही है। अगर 14 पद हो गए तो हमारा टर्म कौन सा होगा, 14/2 कर दो, 7th आ गया। तो मतलब 7th पद प्लस 8th पद का क्या करना है हम लोग को, /2।
7वें पद प्लस 8वें पद का क्या करना, बाई 2। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद और 8वें पद का 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5/2, कितना आएगा 7, 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5। इसकी जो मध्यका होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।